मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय शिलांग। हमारा आज का विषय है भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919। परंतु भारतीय शासन अधिनियम को प्रारंभ करने से पहले हमें 20 अगस्त 1917 पर जाना पड़ेगा। 20 अगस्त 1917 क्या था? 20 अगस्त 1917 मॉन्टेक्यू की घोषणा के नाम से मशहूर है। मॉन्टेक्यू की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917। तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेक्यू घोषणा, मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 क्या था? मॉन्टेक्यू घोषणा क्या थी? ऐसा माना जाता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए विवश हो गई थी कि उसके द्वारा भारतीय प्रशासन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने चाहिए। परिस्थितियां बदल रही थी, भारतीयों का विरोध बढ़ता जा रहा था, तो ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए विवश हो गई थी कि उसे प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने चाहिए, महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना चाहिए। नए भारत मंत्री जो थे मिस्टर मॉन्टेग्यू, वो प्रगतिशील दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। नए भारत मंत्री मिस्टर मॉन्टेग्यू थे, वो प्रगतिशील दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। अतः उन्होंने उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 1917 को घोषणा की। 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, जिसकी प्रमुख रूप से निम्न बातें सामने आई। प्रमुख रूप से जो निम्न बातें थी उसकी वो इस प्रकार थी, जो मिस्टर मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी। वो इस प्रकार थी। पहला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का है। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की, पहला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का है। ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उत्तरदायी शासन की स्थापना धीरे धीरे विकास के द्वारा संभव है। उत्तरदायी शासन की जो स्थापना होगी वो धीरे धीरे और विकास के द्वारा संभव की जाएगी, विकास के द्वारा संभव की जाएगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है? उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय, उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है। ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है, जिन पर भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है। तीसरा पॉइंट क्या है? उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति जो होगी उसके प्रत्येक चरण का निर्णय, जितनी भी प्रगति होगी, जो भी प्रगति होगी, उसकी प्रत्येक चरण का निर्णय कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है। क्योंकि उस पर क्यों कर सकती है? क्योंकि उस पर भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है। ब्रिटिश सरकार पे भारतीय जनता की जो समृद्धि है और भार है उसका उत्तरदायित्व है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ही प्रगति का निर्णय करेगी। प्रगति का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। और चौथा पॉइंट आता है, ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर करेगी। सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर करेगी। चौथा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो ब्रिटिश सरकार ने लिया है वो क्या है? ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए
ब्रिटिश सरकार का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर करेगी। उत्तरदायित्व और सहयोग के परिचय के आधार पर करेगी, यानी कि उन्होंने असहयोग, एक प्रकार से असहयोग की जो भावना थी उसको, उस पे एक स्पष्ट धमकी उन्होंने दे दी कि यदि भारतीय जनता सहयोग करेगी, यदि भारतीय जनता उत्तरदायित्व की भावना दिखाएगी, तो ही ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। यदि नहीं दिखाएगी तो नहीं बढ़ेगी। यदि भारतीय जनता द्वारा प्रगति की दिशा में सहयोग और उत्तरदायित्व दिखाया जाता है, सहयोग और उत्तरदायित्व का परिचय दिया जाता है, तो ही ब्रिटिश सरकार उनके लिए कुछ कार्य करेगी। ये थे 4 पॉइंट। तो इसमें क्या आया, घोषणा पत्र में, जो घोषणा पत्र था मॉन्टेक्यू की घोषणा थी, घोषणा पत्र में जहाँ एक और तो उत्साहवर्धक मतलब उत्साह उत्पन्न करने वाली बात यह थी कि, एक तो ये उत्साहवर्धक बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहती है। ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहती है, परंतु निराशाजनक बात यह थी कि यह उत्तरदायी शासन धीरे धीरे विकास के रूप में दिया जाएगा। उत्तरदायी शासन धीरे धीरे विकास के रूप में दिया जाएगा और प्रत्येक चरण की प्रकृति और समय का निर्णय, प्रत्येक चरण की प्रकृति और समय का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया जाएगा। निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा, समय ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा। तो जो प्रत्येक नया चरण है उसकी प्रकृति तथा समय का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि भविष्य का विकास, यदि भारतीय अपने भविष्य का विकास चाहते हैं, भविष्य का विकास भारतीयों के सहयोग और उनके द्वारा उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करता है। क्या बताया? भविष्य का विकास भारतीयों के सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करता है। यदि भारतीय सहयोग करेंगे, यदि भारतीय उत्तरदायित्व की भावना रखेंगे, तो ही भारतीयों का विकास संभव है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को असहयोग करने के लिए, यदि भारतीय असहयोग करते हैं, यदि भारतीयों को असहयोग करने के लिए ये स्पष्ट धमकी दी गई थी कि भारतीयों के द्वारा असहयोग नहीं किया जाएगा, केवल सहयोग किया जाएगा, केवल उत्तरदायित्व दिखाया जाएगा, असहयोग की भावना भारतीयों में नहीं होगी। ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग दिखाएंगे तभी उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है। ये था मॉन्टेक्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917, मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन अगस्त 20, 1917। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, भारतीय शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सबसे पहले इसका परिचय 1919 का अधिनियम मॉन्टेक्यू की घोषणा को क्रियान्वित करने की दिशा में पहला चरण था। 1919 का अधिनियम मॉन्टेक्यू की घोषणा को क्रियान्वित करने की दिशा में पहला चरण था या पहला कदम था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए तथा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास का एक नया युग प्रारंभ हो गया। प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास का एक नया युग प्रारंभ हो गया।
1919 के अधिनियम के साथ ही मॉन्टे की घोषणा जो थी उसको क्रियान्वित करने का पहला चरण था ये 1919 का अधिनियम, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास का एक नया मार्ग, एक नया युग, एक नया पीरियड प्रारंभ हो गया, एक नया युग प्रारंभ हो गया। एन श्रीनिवासन के अनुसार, एन श्रीनिवासन ने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, यह नौकरशाही पद्धति का, यह नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन, नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिधि शासन का वास्तविक प्रारंभ था। 1919 का अधिनियम, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेना, 1919 का अधिनियम, जैसा कि श्रीनिवासन कह रहे हैं, 1919 का अधिनियम नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन, नौकरशाही शासन की पद्धति जो थी उसका प्रथम उल्लंघन तथा प्रतिनिधि शासन का वास्तविक प्रारंभ था, प्रतिनिधि शासन का वास्तविक प्रारंभ था, इन्वर्टेड कॉमास बंद। इसी प्रकार कूपलैंड ने क्या कहा है, कूपलैंड, इन्वर्टेड कॉमास में, 1919 के शासन ने विधायी और कार्यपालिका सत्ता के बीच की सीमा रेखा को समाप्त कर दिया था। 1919 के अधिनियम ने विधायी और कार्यपालिका सत्ता के बीच की सीमा रेखा को समाप्त कर दिया था, जो भी सीमा रेखा थी उसको समाप्त कर दिया था। पूर्वकालीन सुधारों द्वारा भारतीयों को व्यवस्थापिका पर नियंत्रण की शक्ति दी गई थी। पूर्वकालीन सुधारों द्वारा भारतीयों को व्यवस्थापिका पर नियंत्रण की शक्ति दी गई थी, शासन पर नहीं। व्यवस्थापिका पर तो नियंत्रण की शक्ति दी गई थी, शासन पर नहीं। अब भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का कार्य संभालना था। अब भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का कार्य संभालना था और वे इन व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित बहुमत के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित बहुमत के प्रति उत्तरदायी थे, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इस प्रकार कूपलैंड ने क्या बताया कि विधायिका और कार्यपालिका सत्ता के बीच की सीमा रेखा को समाप्त कर दिया गया था। पहला पॉइंट, सीमा रेखा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा, पूर्वकालिक सुधारों द्वारा भारतीयों को व्यवस्थापिका पर नियंत्रण की शक्ति दी गई थी, शासन पर नहीं। व्यवस्थापिका पर तो नियंत्रण कर सकते हैं, शासन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट, अब भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का कार्य संभालना था। भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का कार्य संभालना था और वे इन व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित बहुमत के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित बहुमत के प्रति उत्तरदायी थे, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थे कूपलैंड के विचार। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, ये तो प्रस्तावना था, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है अधिनियम, ये तो परिचय था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है अधिनियम की प्रस्तावना। अधिनियम की प्रस्तावना में क्या आ सकता है? अधिनियम की प्रस्तावना 20 अगस्त 1917 की घोषणा के समान ही था। सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा अधिनियम की प्रस्तावना का विश्लेषण किया गया था। सर तेज बहादुर सप्रू ने 1919 की अधिनियम की प्रस्तावना का विश्लेषण इस प्रकार किया था। विश्लेषण किया था वो किस प्रकार किया था? पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट, ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। ब्रिटिश भारत जो है, क्योंकि भारत ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। पहला पॉइंट, अखंड भाग रहेगा। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की नीति
घोषित संसद के द्वारा जो घोषित नीति है उसका लक्ष्य है। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। संसद द्वारा जो नीति घोषित की गई है उसका लक्ष्य है। तीसरा पॉइंट, उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जा सकता है। उत्तरदायी शासन को धीरे धीरे ही दिया जा सकता है, धीरे धीरे दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि दो बातें की जाए। यह आवश्यक है कि दो बातें की जाए। प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध, प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिक से अधिक संबंध बनाया जाए और स्वशासित संस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन किया जाए। स्वशासित संस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन किया जाए। ये था 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना का विश्लेषण जो सर तेज बहादुर सप्रू ने किया था। उनके द्वारा 4 भागों में इसको विभाजित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय शासन अधिनियम के प्रमुख लक्षण। नेक्स्ट